welcome to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. एज़ यू नो एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में हमारा वैदिक काल चल रहा था। तो आज हम वैदिक काल का राजनीतिक ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम पहले ऋग्वेद कंप्लीट करेंगे, पूरा ऋग्वेद काल कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में उत्तर वैदिक काल पे आएंगे। ऐसा नहीं है। हम ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था आज पढ़ रहे हैं, तो कल उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, ताकि क्या है कि कन्फ्यूज़न ना रहे। ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक की कैसी थी, वो सब क्या अलग अलग अगर हम पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे तो वो क्या है कन्फ्यूज़न से क्रिएट होने लग जाती है। आज हम जैसे ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, कल हम उत्तर वैदिक की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, ताकि दोनों के अंदर क्या करना आसान हो जाए, तुलना करनी आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऋग्वेद काल की राजनीतिक जो व्यवस्था की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। इसमें उल्लेखित तथ्यों से ज्ञात होता है। जो तथ्य ऋग्वेद में लिखे हुए हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो संगठन था, एक दृष्टिकोण से ऋग्वेदी राजनीतिक व्यवस्था जो थी सरल थी और कबीलाई संरचना पर आधारित थी। देखिए, जो हमें ऋग्वेद से जो तथ्य हमें पता चलते हैं, उन तथ्यों के आधार पर हमें ये पता चलता है। तो जो ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था थी वो सरल थी, ठीक है, और यहाँ की कैसी थी संरचना? कबीलाई संरचना थी, ठीक है, कोई राज्य नहीं था। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। तो ये जो ऋग्वेद का काल है, इस काल में राज्य बनाने वाले जो तत्व होते हैं, घटक जो होते हैं, जैसे सबसे पहले तो मुद्रा चाहिए, ठीक है, और क्षेत्र चाहिए, ठीक है, और सेना चाहिए, स्थायी सेना चाहिए, एक बड़ी सेना चाहिए। उसके बाद में राज्य चाहिए, ठीक है, राज्य यानी राजा चाहिए एक, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। कर प्रणाली चाहिए पूरे राज्य का संचालन करने के लिए। तो ये जो सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें थी अनुपस्थित थी, ठीक है। ये घटक जो थे अनुपस्थित थे। कहाँ पे? राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। तो राज्य निर्माण था नहीं, तो क्या था? कबीलाई संरचना। तो कबीले का हेड वहाँ पर क्या करता था? नियंत्रण करता था, ठीक है। इसीलिए राज्य क्षेत्र पर आधारित ना होकर, इसीलिए जो राज्य राजनीति बात करें, इसीलिए जो ऋग्वेद के जो राज्य था या फिर जो कबीला था, वो क्षेत्र पर आधारित नहीं था। देखिए, जैसे हम भारत का नक्शा देखते हैं, राजनीतिक नक्शा देखते हैं, तो वो भारत के क्षेत्र को बताता है, ठीक है ना। तो लेकिन इनके पास में कोई क्षेत्र पर अधिकार नहीं था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, ठीक है, इनका एक जगह पर कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए क्षेत्र आधार पर ना होकर जन पर आधारित था, ठीक है, लोगों पर आधारित था। क्योंकि ऋग्वेद आर्य जो थे स्थायी जीवन नहीं जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, ठीक है। पॉइंट याद रहेगा कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कबीलाई थी और सरल संरचना थी। यहाँ पर राज्य वाले क्षेत्र जो घटक थे वो अनुपस्थित थे, ठीक है। क्षेत्र आधारित नहीं था, जन आधारित था। और क्यों आधारित था जन आधारित? क्योंकि ये स्थायी जीवन नहीं जीते थे। कुल मिलाकर ऋग्वेदिक जो राजनीतिक व्यवस्था थी, एक जनजातीय सैनिक लोकतंत्र थी, सैन्य लोकतंत्र थी, ठीक है, जनजातीय सैन्य लोकतंत्र थी, ठीक है। अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने, अधिशेष उत्पादन क्या होता है? अधिशेष बचा हुआ, मतलब जो हमने खा लिया, जितनी हमें ज़रूरत है उतना अनाज हमने अपने पास में रख लिया, बाकी जो बच गया उसको हमने क्या कर दिया? बेच दिया, ठीक है ना, वो होता है अधिशेष। बचा हुआ जो होता है अधिशेष। अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने एवं सेना खड़ी करने का ये प्राथमिक स्वरूप था। कौन सा? जनजातीय सैन्य लोकतंत्र, ठीक है, सेना खड़ी करने का प्राथमिक स्वरूप था। इसकी शक्ति का स्रोत क्या था? कबीलाई परिषद था। तो राज्य नहीं था, शक्ति कहाँ से आ रही थी? कबीले से आ रही थी, ठीक है। जो कबीले का हेड होता था, कबीले की जो परिषद होती थी, वहां से वही लोग क्या करते थे? अधिशेष उत्पादन को प्राप्त करते थे और सेना खड़ी कर लेते थे, ठीक है। युद्ध करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे और युद्ध किया और चले गए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि क्या करते थे युद्ध में, युद्ध से जो मिलता था उसका क्या करते थे। जनपद युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल था। जो राजपद था, जो हेड होता था, वो युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल होता था। राजाओं की क्या मतलब कि वो युद्ध की आवश्यकता, जो युद्ध की आवश्यकता है, ठीक है, युद्ध के लिए क्या चाहिए, क्या क्या नियम कानून कायदे चाहिए, उसके आधार पर ही राजपद होता था। राजाओं के दो ही कर्तव्य होते थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना, अपने जो जिस कबीले का आप हेड हो, जिस कबीले के आप राजा हो, ठीक है, उस कबीले का क्या करोगे? नेतृत्व करोगे। तो ये एक कर्तव्य तो ये था राजे का। दूसरा राजा का कर्तव्य था कि अपने कबीले की लोगों की रक्षा करना, अपने कबीले के लोगों की रक्षा करना, ठीक है। तो ये दो कर्तव्य मुख्य कर्तव्य थे
ऋग्वेदिक की राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है। ऋग्वेद के राजा को क्या कहते थे, जो राजा होता था, कबीले का राजा जो होता था उसको बोलते थे जनस्य, जनस्य, ये आधा से आएगा यहाँ पे, जनस्य से पूरा है ना, जनस्य गोप कहते थे, ठीक है। जनस्य गोप, जन यानी लोग, ठीक है। जनस्य गोप के नाम से जाना जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, जनस्य गोप कहा जाता था। इसका सीधा अर्थ क्या है कि राजा की पहचान आवश्यक रूप से किससे होती थी, कबीले से होती थी, ठीक है, ना कि कबीले की पहचान राजा से होती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कबीले की पहचान राजा से होगी कि हमारा राजा ये है तो ये उस राजा के हम कबीले, नहीं, लोगों से राजा की पहचान होती थी, कबीले से, ठीक है। राजा की पहचान आवश्यक रूप से किससे होती थी, अपने कबीले से होती थी। आई होप जनस्य गोप याद रहेगा आपको, राजा की पहचान कबीले से थी, ठीक है। राजपद का आम स्वरूप क्या था, वंशानुगत था, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, कभी कभी निर्वाचन की सूचना भी हमें मिलती है कि चुने जाते थे वहाँ के कबीलाई राजा थे जो होते थे, ठीक है। इस काल में राज्य को एक ठोस अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त नहीं था, क्योंकि कर प्रणाली थी नहीं, ठीक है। कोई ठोस अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त नहीं था, क्योंकि युद्ध करके क्या करते थे, अधिशेष को प्राप्त करते थे। इस काल में राज्य को ठोस अर्थव्यवस्था का आधार प्राप्त नहीं था। ऐसे में करारोपण प्रणाली स्थापित नहीं हो सकती थी। युद्ध में प्राप्त लूट का एक भाग राजकीय आमदनी का मुख्य जरिया था, ठीक है। जो युद्ध में लूट के आता था उसी से क्या होती थी, राज्य की आमदनी होती थी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कर के बारे में हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन जो बलि नामक एक कर है, बलि नामक कर की चर्चा हमें कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद में बलि नामक कर की चर्चा है। लेकिन ये कर अनिवार्य नहीं था कि सभी को देना ही है, जैसे आज जीएसटी सभी को देना पड़ता है, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो बलि नामक कर था, ठीक है, उस कर को अनिवार्य नहीं किया गया था, वो एक स्वैच्छिक कर था, ठीक है। जिससे क्या होगा, राजकीय खजाने में धन क्या होगा, कम होगा। अगर टैक्स क्या है, कंपलसरी है, तो कंपलसरी टैक्स रहेगा तो वो तो सभी को देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, राजकीय जो खजाना है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो कर था बलि नामक कर, ऋग्वेदिक की राजनीतिक व्यवस्था में बलि नामक कर जो है वो स्वैच्छिक था, ठीक है। इच्छा पर आधारित था, अगर आप देना चाहते हो तो दो, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि राजकीय खजाने में धन अपेक्षित की कमी थी, इससे हमें इस बात का पता चलता है। इस काल में स्थायी सेना अथवा रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। मतलब कि स्थायी सेना का कोई विकास नहीं हुआ था कि ये सेना बनी रहेगी और बनाए रखनी, आगे बढ़ाई, मतलब कि यहाँ पर क्या था कि जो एक बार सेना में आ गया तो उसी के जो बच्चे हैं, आगे जो परिवार वाले हैं, वो ही उस सेना में आ सकते हैं, और उसके अलावा जो सेना में नहीं है वो सेना में शामिल भी नहीं हो सकता था। तो इस वजह से क्या हो गया, नौकरशाही का विकास नहीं हो पाया, ठीक है ना। रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का क्या नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ऋग्वेद में कुछ अधिकारियों का वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो अधिकारी है परवर्ती काल की तुलना में कम है। परवर्ती काल जो हम आगे जो काल आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें अधिकारी ज़्यादा हैं, यहाँ पर अधिकारी थोड़े कम हैं। तो कौन कौन से अधिकारी हैं, युवराज, सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण, विशपति, पूरब। तो याद रहेगा आपको, सबसे ऊपर कौन, युवराज, सेनानी जो सेना का हेड है, पुरोहित जो ब्राह्मण है, ग्रामीण वाले लोग, विशपति और पूरब जैसे अधिकारियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में अब एक बात और है, जो ऋग्वेद में है, सभा, समिति और विदत और गण जैसी संस्थाओं का जिक्र होता है। तो तीन संस्थाएं हैं, सभा, समिति और विदत, ठीक है। विदत तीन नाम, और गण की भी संस्था का जिक्र होता है, ठीक है। इन परिषदों में राजा प्रजा के हित और सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार होता है। अब ये संस्थाएं हैं, संस्थाएं किस लिए, इन संस्थाओं में प्रजा का क्या क्या हित करना है हमें, उसके बारे में जानकारी विचार होते थे। सैनिक अभियानों के बारे में विचार विमर्श होते थे और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होते थे, ठीक है। तो ये जो सभा है, सबसे ऊपर जो सभा है, सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। जैसे श्रेष्ठ जन कौन, जैसे कबीलाई हेड हो गया, कबीले का जो हेड है, राज, युवराज, सेनानी जो हो गया और पुरोहित जो हो गए, वो श्रेष्ठ जनों की सभा है। इसमें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इस सभा को यानी जो सभा नामक जो संस्था है उसको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे, यानी वो न्याय भी करती थी। इसमें स्त्रियों की भी भागीदारी थी, यानी स्त्रियों की भागीदारी हम राजनीतिक व्यवस्था में देख रहे हैं। दैट मीन्स
कि उस वक्त औरतों की कंडीशन अच्छी थी ऋग्वेदिक काल तक, ठीक है, ऋग्वेदिक काल तक। और हड़प्पाई सभ्यता में जब हमने पढ़ा था उस वक्त भी हमने मुद्राओं पर औरतों की जो रेखा चित्र है, औरतों के चित्र ज़्यादा देखे, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त भी औरतों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी बात की हमें जानकारी मिल रही है। समिति जो होती है, सभा हमने देख लिया, समिति जो है वो जन साधारण की महत्वपूर्ण संस्था है। जो आम लोगों की संस्था है वो क्या है, समिति है, ठीक है। अब बात आती है विदत की। विदत संभवतः आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। आर्यों की सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी, विदत, विदत, ठीक है, सबसे पुरानी संस्था थी आर्यों की विदत, तथा सैनिक कार्यों से संबंधित थी। देखिए जो श्रेष्ठ लोगों की थी वो तो थी हमारी सभा, ठीक है, श्रेष्ठ लोगों के लिए आपने रख दी सभा, तो आम लोग कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे समिति में, ठीक है। तो अब सेना की बातें कौन करेगा, सेना की बात करेगा विदत, ठीक है। तो इसमें सेना के कार्यों की क्या होती थी, चर्चा होती थी। सभा और समिति का ज़्यादा महत्व होता था। सभा जो श्रेष्ठ लोग और समिति यानी जन सामान्य की जो समिति थी, ठीक है, संस्था थी, उनका महत्व ज़्यादा था, क्योंकि जो राजा होते थे इसका सहयोग प्राप्त करने की अपेक्षा रखते थे, ठीक है, आकांक्षा रखते थे, ठीक है। राजा की जो सहयोगी रोजमर्रा के प्रशासन में उसकी मदद करते थे, उनमें से सबसे प्रमुख था पुरोहित। देखो जो राजा की डेली के जो प्रशासन के अंदर जो हमें नियम लागू करने हैं कि क्या वर्क करना है, उसके अंदर सबसे जो प्रमुख था वो कौन था, पुरोहित यानी ब्राह्मण थे। प्रारंभ में राजा के धार्मिक क्रियाकलाप बिल्कुल नगन होते थे। शुरुआत में जब ऋग्वेदिक काल का टाइम जब आया उस वक्त राजा जो था वो धर्म से बिल्कुल अलग रहता था, ठीक है, बिल्कुल उनके जो क्रियाकलाप होते थे नगण्य होते थे। लेकिन आगे चलकर राजा पर देवत्व का आरोपण करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाने लग गया। मतलब कि राजा को भगवान कि यही मतलब कि कहा जाने लगा ना कि अपनी प्रजा को कि प्रजा के भगवान कौन है, उनके राजा ही है। तो राजा पर देवत्व का आरोपण करने के लिए देव मतलब कि राजा को देवों की शक्ति देने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, ठीक है, जिसमें पुरोहित मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करते थे। कैसे, जैसे कि अगर किसी इंसान को ज़मीन लेनी है तो ज़मीन वो डायरेक्ट मालिक से जाके बात नहीं करेगा जिसे लेनी है, वो बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनसे बात करेगा। तो ये उसी तरीके से काम करें। पुरोहित जो होते थे वो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। कैसे, यज्ञ के द्वारा, ठीक है ना, यज्ञ के द्वारा। डायरेक्ट देवता वो है मनुष्य से आकर नहीं मिलेंगे, यज्ञ के द्वारा मिलेंगे। और यज्ञ कौन कर रहा है, पुरोहित वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको। पहले तो क्रियाकलाप जो धार्मिक क्रियाकलाप थे बिल्कुल नगण्य थे, लेकिन आगे चल के राजाओं पर देवत्व का आरोपण करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया जाने लग गया, ठीक है, जिसमें पुरोहित मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। प्रशासन में सहयोगी रूप में एक महत्वपूर्ण अधिकारी भी था जिसे हम कहते हैं सेनानी। ओके, याद रहेगा आपको। प्रशासन में सहयोगी रूप में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था सेनानी। गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था उसे बोलते थे व्राजपति, व्राजपति, ठीक है, गोचर भूमि के हेड को बोलते थे व्राजपति। ऋग्वेद में न्यायाधीश का कोई जिक्र नहीं मिलता है। देखिए हमने कौन कौन से अधिकारी देख लिए, हमने युवराज देख लिया, पुरोहित हमने देख लिए, ठीक है, जो ब्राह्मण जो यज्ञ वगैरह करवाते हैं, और जो सेना के हेड है वो सेनानी हो गए। गोचर भूमि का जो अधिकारी हो गया वो व्राजपति हो गया। ऋग्वेद में न्यायाधीश का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज आदर्श था कि कोई चोरी नहीं करते थे या फिर ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा महंगी या फिर संपदा की बात जब करें वो क्या थी, गायें थी। जिसके पास ज़्यादा गायें वो ज़्यादा अमीर, ठीक है। तो हमें ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है, गायों के चुराने का जिक्र मिलता है। तो आदर्श समाज तो कहीं से भी नहीं था अगर हमें न्यायाधीश का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जो सभा थी, सभा नाम की संस्था थी, उससे हमें क्या पता चलता है कि इन लोगों को न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार था। प्रशासन जो था पूरा ऋग्वेद का प्रशासन, सबसे छोटी इकाई कुल थी, उसके ऊपर गांव या ग्राम होता था, और उसके ऊपर विश, और विश के ऊपर जन होता था, ठीक है। याद रहेगा, सबसे ऊपर कौन, जन, फिर विश, फिर ग्राम और फिर कुल, ठीक है। जन ही प्रशासन की सर्वोच्च इकाई था। ऋग्वेद में 275 स्थानों पर जन शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु जनपद जैसी इकाई का विकास नहीं होने के कारण इस शब्द की चर्चा
भी नहीं मिलती है, ठीक है। जनपद नहीं है तो जनपद का जिक्र भी नहीं किया, जन है, लोग हैं, ठीक है, इसीलिए क्या है 275 जगह पर जन का प्रयोग किया गया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। कुल मिलाकर ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो एक कबीलाई व्यवस्था थी, ठीक है। इसमें सैनिक भावना का जो प्राधान्य था वो नागरिक व्यवस्था प्रशासन जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, ठीक है। जिसमें सैनिक भावना का जो प्राधान्य था, सैनिक भावना बहुत ज़्यादा हेड पर थी, सैनिक भावना प्रधान पर थी, ठीक है, प्रधान थी, सैनिक भावना प्रधान पर थी, लेकिन नागरिक व्यवस्था और प्रशासन जैसी कोई चीज़ का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग निरंतर अपनी जगह को बदलते रहते थे। आई होप आपको समझ आ गया। ऋग्वेद राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कबीलाई व्यवस्था थी, ठीक है। सैनिक भावना जो थी वो प्रधान पे थी, प्राधान्य था, लेकिन नागरिक व्यवस्था और प्रशासन जैसी किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि लोग अपनी जगह क्या करते रहते थे, बदलते रहते थे, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं, जैसे सभा किसके लिए थी, श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, समिति जनसाधारण की संस्था थी, और विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होते थे, सैनिक कार्यों का वार्तालाप किया जाता था, ठीक है। और इधर न्याय की भी क्या थी, शक्ति प्राप्ति श्रेष्ठ जनों को, ठीक है। मैंने शायद यहाँ पर मिस कर दिया है, सॉरी, यहाँ पर मैंने विश मिस कर दिया है। कुल और परिवार और फिर ग्राम, यहाँ पर विश आएगा, ठीक है, और फिर आएगा हमारा जन, ठीक है। सबसे ऊपर जन, फिर विश, ग्राम और परिवार। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर दें फटाफट से, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। और इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके पूरी PDF फाइल ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय, टेक केयर, जय हिंद।